हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के पार्ट 16 में। पार्ट 16 की शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां जुनो को अचानक से पैनिक अटैक आने की वजह से वो नीचे गिर गया था। ये देखकर जैसे ही होंगजू उससे पूछने लगती है कि क्या उसकी तबीयत खराब है, जुनो कहने लगता है कि अगर वो उसे कहेगा कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और इसी वजह से उसे छोड़कर फॉरेन गया था तो क्या वो उसे वापस से अपना लेगी। पर होंगजू उसे कोई जवाब नहीं देती। पर तभी जुनू अचानक से उसे गले लगा लेता है और रोते हुए उसे कहने लगता है कि वो उस समय इतना ज्यादा बीमार था कि नोवेल लिखते हुए भी उसके हाथ कांपते थे और वो एक शब्द भी नहीं लिख पाता था। साथ ही कहता है कि होंगजू को एयरपोर्ट पर रोते हुए इस तरह से छोड़कर जाने पर उसे उससे भी ज्यादा बुरा लगा था। पर होंगजू फिर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे लाकर पानी देती है। होंगजू जैसे ही जाने लगती है, जुनू उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं। साथ ही कहता है कि अलग होने के बाद भी वो उसके लिए वही फील करता है और उसे उम्मीद है कि होंगजू भी उसके लिए वही फील करती होगी। जिस पर होंगजू अपना हाथ छुटाकर उसे कहती है कि वो उसके फ्रेंड मिस्टर जू को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कह देगी ताकि वो उसका ख्याल रख सकें। अब होंगजू को जाते देख अचानक ही जुनो कहने लगता है कि क्या सब कुछ जानने के बाद भी वो उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। और इतना सुनते ही होंगजू उसे कहने लगती है कि वो भी बहुत समय से इस चीज का आंसर जानना चाहती थी कि आखिर वो उसे छोड़कर क्यों गया। साथ ही कहती है कि उसके जाने के बाद पिछले 3 साल से वह रोज खुद से यही सवाल पूछती थी कि आखिर उसने कहाँ गलती करी और उसे ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था। साथ ही कहती है कि उसके जाने की वजह से वो हमेशा ही खुद को ब्लेम करती थी कि शायद उसी में कुछ कमी है जो कि लोग उसे इस तरह से छोड़कर चले जाते हैं। जुनू के पूछने पर होंगजू कहने लगती है कि वो उसे जरूर माफ कर देगी क्योंकि उसके बताने पर उसके कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं कि अब तक उसे छोड़कर जाने वालों के अपने खुद के कुछ रीजंस थे और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जुनू होंगजू को समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी होंगजू से कहती है कि वो एक बात और क्लियर कर देना चाहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। साथ ही कहती है कि उसके रीजन बताने के बाद से अब शायद वो उस आदमी को और भी ज्यादा पसंद करने लगेगी और ये कहकर होंगजू वहाँ से चली जाती है। जुनू भी इस सब की वजह से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है हुयंग को जो कि अपनी मॉम की उसी बात से काफी शौक लग रहा था जब उसकी मॉम ने कहा था कि वो वापस तो यहाँ से अकेले नहीं जाने वाली हैं। ये सुनते ही हुयंग भी उन्हें कहने लगता है कि अगर वो सच में यही चाहती हैं तो वो भी उनके लिए ट्रबल क्रिएट करने में अपना 100% देगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। बीगुक भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसकी मॉम से कहने लगता है कि हुयंग अपनी हरकतों से आजकल उसे काफी ज्यादा सरप्राइज कर रहा है और कहने लगता है कि क्या हुयंग अचानक से चेंज हुआ है या वो हमेशा से ही अपनी इस पर्सनैलिटी को छुपा रहा था। हुयंग की मॉम भी उसकी बातों से काफी ज्यादा शौक लग रही थी जिसके बाद हुयंग भी अपनी गाड़ी लेकर ये सब सोचते हुए निकल जाता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है होंगजू को जो कि मिस बे के पास पहुंचकर उन्हें कह देती है कि वो इस प्रोजेक्ट से स्टेप डाउन कर रही है और अब वो इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती। मिस बे उससे इस चीज का रीजन पूछती है जिस पर होंगजू कहती है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग नहीं रख पाएगी और यही रीजन है कि वो इस प्रोजेक्ट पर अब काम नहीं कर सकती। मिस बी भी उसका रीजन सुनते ही तुरंत इस चीज के लिए एग्री हो जाती है और कहने लगती है कि वो उस इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन होंगजू के जाने से पहले वो एक फाइल से उसे स्क्रिप्ट निकाल कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में होंगजू वॉशरूम में जाकर उसी स्क्रिप्ट को देखने लगती है और असल में ये वही स्क्रिप्ट थी जिसे लेकर वो पहली बार मिस बे के पास इंटरव्यू देने के लिए आई थी। और पास्ट में होंगजू को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर और उसकी इसी स्क्रिप्ट की वजह से मिस बे ने उसे सिलेक्ट कर लिया था और उन्होंने अभी तक उसके इस प्रपोजल को भी अपने पास ही रखा था। होंगजू भी ये याद करके मन ही मन स्माइल करती है और फिर उस प्रपोजल को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ही दिखाया जाता है होंगजू को जो कि खाने का काफी सारा सामान लेकर टेबल के ऊपर ही लेटी हुई थी और बगल के टेबल पर बैठे हुए कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को ही देख रही थी। उनकी बातें सुनकर होंगजू अचानक ही कहने लगती है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं, वो सुबह से शाम तक अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं और जब चाहे तब सो भी सकते हैं। उसकी बातें सुनकर एक लड़की जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है, दूसरा लड़का कहता है कि उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए और वो काफी ज्यादा वियर्ड लग रही है। ये सुनते ही होंगजू उस लड़के से पूछने लगती है कि वो उसे कहाँ से वियर्ड लग रही है और क्या वो सिर्फ इस वजह से वियर्ड है कि उसने एक बीमार आदमी से चिल्लाकर बात करी या फिर उसने एक अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। और जैसे ही वो उन स्टूडेंट्स की ओर बढ़ती है वो उससे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब होंगजू जैसे ही दोबारा से अपने टेबल पर लेटती है उसी समय हुयंग भी वहाँ पहुँच जाता है जिसे देखते ही होंगजू उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है और अगले ही पल दौड़ते हुए जाकर उसके गले लग जाती है। होंगजू कहने लगती है कि उसे आने में काफी ज्यादा लेट लगी। साथ ही कहने लगती है कि आज वो सब कुछ वही करेगी जो उसका मन कहेगा। अब नेक्स्ट सीन में ही होंगजू एक आर्केड में जाकर बाइक चलाना शुरू कर देती है जहाँ
हुयंग को उसके पीछे बैठा देखकर सभी लोग भी उन्हें ही देख रहे थे। उसी समय जैसे ही एक आदमी आकर कहता है कि वो दोनों एक बाइक पर नहीं बैठ सकते, वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद होंगजू उसे एक शूटिंग गेम के पास लेकर पहुंच जाती है। वो दोनों ही एक ज़ॉम्बी किलर गेम खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन हुयंग के बार बार मरने की वजह से उनका गेम ओवर हो रहा था और ये देखकर होंगजू बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। अब कुछ देर खेलने के बाद वो दोनों ही एक छोटे कैरियोके में पहुंच जाते हैं, जहां होंगजू अपने आज के पूरे बीते हुए दिन के बारे में ही गाना गा रही थी। थोड़ी देर बाद हुयंग भी उसका गाना रोक देती है और फिर होंगजू के कहने पर हुयंग भी गाना गाने लगता है और हुयंग के गाना गाते हुए वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब घर जाते हुए होंगजू कहने लगती है कि आज उन्होंने आर्केड में काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। हुयंग कहता है कि ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर होंगजू कहती है कि वो गेम्स में बहुत ही बुरा है और इसी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े। होंगजू को खुश देखकर हुयंग भी कहने लगता है कि वो भी आज आर्केड जाना चाहता था क्योंकि वो दोनों आज सेम बोट में थे। होंगजू से पूछने लगती है कि क्या वो किसी चीज से स्ट्रेस था और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हुयंग को जॉब की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ये सुनते ही हुयंग जैसे ही कहता है कि इसी वजह से उसने अपनी जॉब क्विट कर दी है, होंगजू उसका हाथ पकड़कर घुमा देती है और उसे पूछने लगती है कि उसने जॉब क्विट क्यों की और कहीं उसने जॉब इस वजह से तो क्विट नहीं की क्योंकि उसने उसे यूएस जाने से मना किया था। पर हुयंग कहता है कि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसे सिर्फ उसके ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है। होंगजू भी कहने लगती है कि आज से वो सिर्फ उसी के ऊपर भरोसा करेगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि अपने घर में बैठकर हेजी से ही बातें कर रही थी और कह रही थी कि इस सब में हुयंग की ही गलती है क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद ही उसे हुयंग काफी ज्यादा पसंद आने लगा। साथ ही कहती है कि हेजी ने ही उसे कहा था कि उसकी काफी बिग चेस्ट है और उसका दिल भी काफी बड़ा है और शायद इसी वजह से उसे हुयंग इतना पसंद आने लगा। वहीं हेजी पास्ट का वही इंसिडेंट याद करके होंगजू को कहने लगती है कि उसे वहां जाने से रोकना चाहिए था, पर होंगजू कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी, इस वजह से उसने उसे नहीं रोका। ये याद करके हेजी कहने लगती है कि वो काफी ज्यादा रिलीव फील कर रही है क्योंकि एक आदमी के चक्कर में वो अपने पुराने सारे रूल और रेगुलेशन बदलने वाली थी। जिस पर होंगजू भी कहने लगती है कि उसे अब किसी एक अच्छे से आदमी को डेट करना चाहिए, पर हेजी काफी इरिटेट होकर चिल्लाकर कहने लगती है कि वो अब डेट नहीं करना चाहती और बस वो अपनी जॉब पर ही फोकस करेगी। हेजी की ये सारी बातें पार्क में खड़े सभी लोग भी सुन लेते हैं। वहीं होंगजू की बातें सुनकर हेजी कहने लगती है कि वो अब काफी बदल गई है, पर होंगजू कहती है कि वो बदली नहीं है बल्कि वापस अपने पुराने सेल्फ में आ गई है। हेजी भी ये कहकर उसका फोन कट कर देती है कि वो उससे काफी जेलस फील कर रही है। जिसके बाद हेजी अपने वही ट्रैकिंग के शूज देखकर कहने लगती है कि उसके ट्रैकिंग के शूज काफी अच्छे हैं और उन्हें वो ट्रैकिंग के अलावा भी यूज कर सकती है, पर कुछ दूर जाते ही वो फिर से उन्हीं जूतों को दूर फेंक देती है और कहने लगती है कि आखिर वो उस आदमी के बारे में इतना क्यों सोच रही है। वहीं दूसरी ओर होंगजू भी जुनो की उसी बुक का प्रपोजल भी डिलीट कर देती है, साथ ही उससे रिलेटेड सारी बुक्स भी लाकर घर से बाहर रख देती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां हुयंग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाता है। अब कुछ देर बाद ही होंगजू भी तैयार होकर जैसे अपने ऑफिस के लिए बाहर आती है, वो देखती है कि वहाँ से वो सभी बुक्स उठाकर ले गए हैं। उसी समय हुयंग भी रनिंग करके वापस आ जाता है और होंगजू को देखकर कहने लगता है कि अभी तक उसका रूटीन पूरा नहीं हुआ है और वो कुछ और दूर पैदल चलना चाहता है ताकि वो होंगजू को ड्रॉप करने जा सके। अब जैसे ही वो दोनों वहाँ से निकलते हैं उसी समय वहाँ पर एक टैक्सी आ जाती है, जिसे देखकर हुयंग काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम वहाँ पहुँच गई थी। हुयंग के मुंह से मॉम सुनकर होंगजू भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। हुयंग उन्हें होंगजू के बारे में बता पाता उससे पहले ही वो कहने लगती हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि वो इस समय अपने किसी फ्रेंड से मिलने आया है। साथ ही होंगजू से कहने लगती हैं कि हुयंग काफी टाइम बाद कोरिया आया है और उसे यहाँ पर घुमाने के लिए उसे थैंक्स कहती हैं। लेकिन इतना सुनते ही हुयंग दोबारा से होंगजू का हाथ पकड़ लेता है और अपनी मॉम को कहने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। हुयंग की मॉम भी होंगजू से कहती हैं कि उसे हुयंग से कुछ जरूरी बात करनी है और क्या वो कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ सकती है। ये सुनते ही होंगजू भी हुयंग को बाद में मिलने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अंदर आते ही हुयंग की मॉम कहने लगती है कि आखिर वो दोबारा होंगजू से मिल ही गया। हुयंग के पूछने पर कि क्या वो उसे पहले से जानती हैं, उसकी मॉम कहती है कि उससे रिलेटेड जो भी चीज जानने लायक है उन्हें उस बारे में सब कुछ पता है। ये सुनते ही हुयंग भी उन्हें कहने लगता है कि इस सब से होंगजू का कुछ भी लेना देना नहीं है और जो भी डिसीजन उसने लिया है वो उसने अपने लिए लिया है। अब वो बात कर ही रहे थे कि उसी समय बीकुक भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे हुयंग ने मैसेज करके वहाँ बुला लिया था। बिगू को वहाँ देखते ही उसकी मॉम कहने लगती है कि उन्होंने सिर्फ इसकी देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ चेंज है।
बीगुक भी अचानक ही कहने लगता है कि पुराने हाउस को देखकर उसे उसके हस्बैंड की याद आती थी, इस वजह से उसने सब कुछ चेंज करवा दिया। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ये क्या बोल रहा है। उसी समय उसकी मॉम भी उसे आकर कहने लगती है कि अब उसे उसके लिए होटल बुक करने की जरूरत नहीं है और जब तक वो कोरिया में है तब तक वो यहीं पर रहने वाली है। ये कहकर उनके जाते ही बीगुक चिल्लाने लगता है और उन्हें वापस से यूएस जाने के लिए कहने लगता है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।